हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर हिंदी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो दोस्तों पवन सीरीज से हैं। दोस्तों आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि कहानी का महत्व लिखिए, जो दोस्तों 2015 में आ भी चुका है क्वेश्चन। तो दोस्तों कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। अब इसका दोस्तों ऐसे हम आम भाषा में समझ लेते हैं कि ज्ञान की वृद्धि से क्या मतलब है। कहानी को सबसे बड़ा दोस्तों ये है, मीन कक्षा 1 से 5 में बच्चों पे जोर दिया जाता है कहानी के माध्यम से चीज़ों को बताने का, क्योंकि बच्चों को कहानी पसंद होती है और इससे सबसे ज़्यादा काल्पनिक क्षमता का विकास होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें बच्चों की बहुत रुचि भी होती है कहानी वगैरह सुनने में, वो भी जिसमें चित्र लगे हुए हैं पाठ्य पुस्तक में चित्रों के द्वारा। तो ये मुख्यतः दोस्तों कक्षा 1 से 5 के लिए बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये कहानी बच्चों को पसंद होती है और कहानी के माध्यम से चित्रों के माध्यम से चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। और यहाँ पर सर्वांगीण विकास का मतलब है दोस्तों कि मतलब मानसिक विकास भी होगा इसमें, काल्पनिक विकास, मतलब सर्वांगीण विकास का मतलब हुआ दोस्तों कुल मिला के शैक्षिक विकास होगा। और हालांकि सर्वांगीण का मतलब होता है चौमुखी विकास। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि हिंदी गद्य। एक दोस्तों और महत्वपूर्ण बात है कि भैया जो कहानी होती है गद्य में आती है, पद्य में कविता आती है और कहानी गद्य में आती है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप उसमें गद्य एवं पद्य में अंतर भी बताने को आता है। तो दोस्तों हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश, अंश का मतलब होता है दोस्तों छोटा भाग, भाग होता है दोस्तों। कहानी है, कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। मैंने बताया दोस्तों सजीव चित्रण का मतलब, जैसे मान लीजिए कि शेर की कहानी है, जैसे जंगल के शेर, तो उसमें दोस्तों जंगल भी दिखाया जाता है, शेर का भी चित्र का वर्णन होता है और कुछ अन्य जानवरों के भी चित्रों का वर्णन होता है, और उसी पर कहानी बनी हुई होती है। जिससे दोस्तों जब शिक्षक बताता है तो बच्चे चित्रों के माध्यम से वह शिक्षक द्वारा बताई गई मौखिक भाषा को सुनकर अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों यही एक कहानी पसंद होने का कारण है, क्योंकि इसमें बच्चों को जो छोटे होते हैं तो उनको चित्र बहुत पसंद होता है दोस्तों। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब छोटे बच्चों की हालत कक्षा 5 तक तो मुख्यतः देखिए होता ही है दोस्तों, चित्र जरूर बना होता है, क्योंकि चित्रों से चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। ये रियलिटी वास्तविकता है। हम लोगों को भी अगर चित्र के माध्यम से कोई चीज़ समझाई जाती है, कोई चीज़ दिखा या प्रैक्टिकली करा दी जाती है, जल्दी समझ में आ जाती है। तो वही दोस्तों कहानी पसंद होने का कारण है कि चित्र होना चाहिए सजीव, तब चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जो कहानीकार का मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जो कहानी के लेखक होते हैं, जिसने कहानी की रचना की है, जो रचयिता है या जिसने कहानी लिखी है दोस्तों, तो उसके उसमें जो प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। कौशल का मतलब दोस्तों स्किल होती है, इसकी इंग्लिश मतलब क्या गुण होना चाहिए। अब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे हम सभी ये बच्चे कहानी पढ़ रहे हैं तो उनका ध्यान किसी और आकर्षित ना हो, उसमें ऐसे कंटेंट विषय वस्तु या ऐसे चित्र लगे हुए होने चाहिए, चित्र कुछ चित्रों के साथ होने चाहिए कि बच्चों का ध्यान दूसरी तरफ ना जा पाए और आगे की घटना के बारे में जानने के लिए उनमें जिज्ञासा बनी रहे। तो हमेशा के लिए वो चीज़ मस्तिष्क में रह मतलब बनी रहती है काफ़ी दिनों तक। जब कोई चीज़ जिज्ञासा के साथ हम लोग सीखते हैं या बच्चे, तो काफ़ी समय तक मस्तिष्क में बनी रहती है। तो यही कौशल होना चाहिए दोस्तों कहानीकार का, कि बच्चों में जिज्ञासा व रुचि बराबर बनी रहे कहानी पढ़ते समय। फिर अगला क्वेश्चन है कि कहानी का महत्व बताइए। तो भैया अभी पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि कहानी, तो इसमें सबसे पहले महत्व में आ जाएगा कि जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है,
सर्वांगीण विकास होता है तथा मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। कहानी दोस्तों मनोरंजन के लिए भी में ली जाती है दोस्तों, मतलब जो मनोरंजन के साधनों में कहानी आती है दोस्तों, कि मनोरंजन का कोई एक साधन बताइए तो कहानी आ जाएगी दोस्तों। कोई शैक्षिक क्षेत्र में भाई कहानी लेंगे, कोई खिलौना तो यूज नहीं करेंगे। हालांकि खिलौना भी शिक्षा के ही अंग है दोस्तों। इसे खिलौना और खेल इसे हम शिक्षा से अलग नहीं देख सकते दोस्तों, ये भी शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? लाभ, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है दोस्तों? तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका, कि भाई जैसे कहानी है दोस्तों, कहानी के माध्यम से बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास हो रहा, ज्ञान में वृद्धि हो रही, और ये मतलब उसमें इंजॉय मतलब मनोरंजन का साधन भी है, मनोरंजन भी हो रहा। तो ये लोक कथा से क्या भैया, मतलब लोक कथा से क्या लाभ है? तो इसमें दोस्तों बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक शिक्षाप्रद मतलब भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। मतलब धर्म के प्रति जो शैक्षिक शिक्षा है उसमें दोस्तों भावनाएं, मतलब भावनाएं मतलब क्या हो दोस्तों, कि जैसे दोस्तों एक लगाव होता है, लगाव ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। भावना का मतलब ये हमारी जो मानसिकता होती है किसके प्रति क्या होती है, भावना किसके प्रति कैसे क्या, मतलब हमारी मानसिकता या सोच है या भावना है, तो वो दोस्तों उत्पन्न की जा सकती है बच्चों में लोक कथा के माध्यम से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। थोड़ा सा दोस्तों ब्लर है। मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। धुन कितने प्रकार की होती है? धुन 2 प्रकार की होती है। इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाला है नहीं दोस्तों कि धुन कितने प्रकार की होती है दोस्तों। तो दो मौखिक शिक्षण भैया 2 प्रकार का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शब्द किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसको एक, इसमें तो काफ़ी घुमा के परिभाषा बताई गई है। एक इसको दोस्तों आसान भाषा में कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है। हालांकि दोस्तों अति लघुत्तरीय है तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, एक लाइन में नहीं दे सकते कि भाई शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो परिभाषा बताई है दोस्तों, कि अपने भावों को दूसरे, मतलब भाव में दोस्तों यहाँ पर विचार से, विचार को भी लिया जा रहा है दोस्तों। भाव मतलब विचार, भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। मतलब दोस्तों इसका क्या हुआ कि भाई हमारे, हमने जो हम जो चीज़ों के प्रति समझ बनी है हमारी, या किसी चीज़ को देखने के बाद हमने क्या सोचा क्या समझा, उसको हम जिस जिन वर्णों के माध्यम से या जिन ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं दूसरे के सामने या प्रकट करते हैं, तो वो उसे ही शब्द कहते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशा है? गतिविधि, गतिविधि का मतलब दोस्तों एक्टिविटी, मतलब कोई चीज़ करके सीखी जाए। गतिविधि तो यही मतलब होता है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं क्या है इसका आंसर। शिक्षण कार्य में वह विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील हैं। क्रियाशील का मतलब यहाँ पर दोस्तों है कि दोनों ही, मतलब दोस्तों जैसे कोई चीज़ समझाई जा रही है या बताई जा रही है, तो दोनों में बराबर खिंचाव होना चाहिए। या खिंचाव से यहाँ मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे कोई चीज़ शिक्षक समझा रहा तो उसे बालक कितने अच्छे समझ पा रहे हैं, या शिक्षक जो समझा रहा तो वो उसे देखना ये होता है कि बालक को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोनों में जब तक दोस्तों एक दूसरे के प्रति लगाव या उस चीज़ के प्रति सीखने के प्रति लगाव नहीं होगा या समझाने के प्रति लगाव नहीं होगा शिक्षक में, तो दोस्तों चीज़ें ना समझ में आएंगी ना बच्चे सीख पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों गतिविधि पर आधारित शिक्षण से मतलब दोनों ही क्रियाशील हैं भाई, दोनों ही चीज़ों में संलिप्त हों। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विद्यार्थी गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? अब इसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है भाई? तो विद्यार्थी गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव तथा अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धिता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कोई मान लीजिए वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण हमने विषय ले लिया भाई, हमने से इस पे वाद विवाद करवा दिया, मतलब डिबेट जिसे बोलते हैं दोस्तों। छः मतलब आधी क्लास को एक समूह में दे दिया, आधी क्लास को एक समूह में, उसमें बताया गया कि भाई वायु प्रदूषण के कोई कारण बताओ। अब
एक पक्ष ये बता रहा, दूसरा पक्ष ये बता रहा, कैसे क्या हो रहा। तो इसमें भी चीज़ों को सीखने का और टीचर उस बच्चों का आकलन करने का एक अच्छा माध्यम है दोस्तों। वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता जानती हैं दोस्तों। वार्षिक जो समारोह होते हैं दोस्तों, उसमें भी बच्चे भाग लेते हैं। और जो उनमें जैसे कोई गीत है, संगीत है, या कोई मतलब डांस है, तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो उनमें बच्चे भाग लेते हैं। जिससे उनमें बच्चों को मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सा ग्रुप कितना अच्छा किया है, या कौन सा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। फिर है दोस्तों बाल सभा है। बाल सभा का मतलब दोस्तों वही है कि बच्चों की जो सभा है उसका भी, उससे भी दोस्तों मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्यालय की पत्रिका है, उससे मूल्यांकन किया जा सकता है विद्यार्थी गतिविधि का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार आया है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन मेरी समझ से 5-6 बार आ चुका है आपको DELED सेकंड सेमेस्टर में। मतलब 5-6 साल, और 2-3 साल तो शायद लगातार आया है। गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। तो दोस्तों गद्य एवं पद्य में मैंने बताया कि कहानी जो होती है भैया वो गद्य में आती है, और जो कविता होती है वो पद्य में आती है। तो यहाँ पर जो परिभाषा बताई गई है दोस्तों उसको देखते हैं। पद में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं है। पद की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। तो दोस्तों पद में गति व लय का मतलब, जैसे कोई दोस्तों कहा कविता है, तो जब उसको शिक्षक पहले तो सुनाते हैं, जिसमें एक लय होती है, गति होती है, कौन सी लाइन पे कब रुकना जाके, और फिर कितनी स्पीड रखनी है, या कितनी आवाज़ में कहाँ पर आवाज़ धीमी करनी है, तेज करनी है। तो दोस्तों इसकी पद्य में, कविता में विशेष भूमिका होती है भाई, और फिर गद्य में इसका कोई महत्व नहीं होता। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त, युक्त का मतलब होता है दोस्तों छंद रहता है, युक्त का मतलब जुड़ा होता है दोस्तों। अगर यहीं पर मुक्त होता, मुक्त, ये तो दोस्तों ये दो शब्दों का अर्थ जान लीजिए आप। ये सीटेट यूपीटेट हर जगह दोस्तों आता है शैक्षिक क्षेत्र में। युक्त का मतलब क्या हुआ, जुड़ा हुआ। मुक्त का मतलब जुड़ा नहीं है दोस्तों, अलग है। तो यहाँ पर छंद रहता है पद्य में, और गद्य में नहीं रहता है, यही बात है दोस्तों। और मैंने बताया दोस्तों गद्य में कहानी वगैरह आएंगी, और पद्य में कविता मुख्यतः दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गद्य का अर्थ लिखिए। तो फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, गद्य का अर्थ लिखिए। तो भैया जिस रचना में छंद कौमा शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते दोस्तों, वे गद्य हैं। ये सब दोस्तों काव्य में होते हैं, मतलब कविता में होते हैं, पद्य में होते हैं। तो दोस्तों सीधा ध्यान रखिए कि भाई छंद ये सब नहीं होते, शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते, लेकिन उसमें पद्य में होते हैं। तो यही गद्य का अर्थ है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म का मतलब दोस्तों होता है थोड़ा, थोड़ा। सूक्ष्म का मतलब जानते हो दोस्तों आप, बहुत छोटा बोल सकते हैं इससे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या है दोस्तों सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य। तो सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त हो सकती है। तो सूक्ष्म पाठ द्वारा दोस्तों निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त हो सकती है। पहला है दोस्तों इसमें वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। दूसरा है शब्द ज्ञान, हाइफन दोस्तों, कोश में वृद्धि। फिर है तीसरा मुहावरों कामा लोकोक्तियों कामा सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। ये सूक्ष्म पाठ में आते हैं दोस्तों। वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। जो वाक्यों की रचना होती है दोस्तों इसमें व्याकरण भी प्रयोग होती है, तो उसमें व्याकरण का ज्ञान भी पूर्ण उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा शब्द ज्ञान, कोश में वृद्धि, मतलब शब्द जैसे दोस्तों अगर आप लोगों ने सीटेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो उसमें दोस्तों बताया जाता है कि 6 से 12 महीने में बच्चे इतने शब्द जानते हैं, फिर 12 से 18 में। तो भैया शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, वही मतलब हुआ कि जो शब्द जानते हैं उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। शब्द और भी बहुत सारे शब्द जानने के बच्चे। मुहावरों का अमल लोकोक्तियों तथा सूक्तियों, इनसे बच्चा परिचित होगा। इनमें सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य में आते हैं दोस्तों ये। फिर अगला क्वेश्चन है कि द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। तो द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना, तेजी से पढ़ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास का। अभिव्यक्त का अर्थ बताइए। तो व्यक्त द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्त कहते हैं। अभिव्यक्त का मतलब दोस्तों विचार भी होता है, विचार।
हम अपने विचार को प्रकट करने जिससे करते हैं वही दोस्तों, मतलब जैसे दोस्तों इसका ऐसे अर्थ समझ लीजिए आप लोग, अव्यक्त का अर्थ बताना है तो अव्यक्त का तो भैया सीधा अर्थ होता है विचार। तो जो हमने सोचा, चीज़ों की समझ बनाई, उसको प्रकट करते हैं, ये है अभिव्यक्त। फिर इन्होंने आगे लिखा है दोस्तों, व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। मीन जो सोचा समझा उसको भाषा या वाणी के माध्यम से प्रकट करता है, तो वही अभिव्यक्त है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो आपके ग्रुप्स बने हों, फ्रेंड्स हों, उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।